हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ में। आज हम लोग बीजन आईएएस टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 7 देख रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कोशिश करेंगे कि 25 क्वेश्चन तक आज पूरा कर लें फर्स्ट में, क्योंकि हम लोग 4 पार्ट में ला रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कथनों स्थितियों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि निर्यात में वृद्धि। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया है अब बड़ी परियोजना पर सरकारी व्यय में वृद्धि। तीसरा दिया है उच्च आर्थिक समृद्धि। और पूछ रहा है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकती है? तो तीनों ही मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकता है, आपको पता है। दूसरा देखते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कह रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। तो स्थिरीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा भंडार का वह आघातों द्वारा सामना करने के लिए उसे सक्षम बनाने के लिए इस तरह के स्टेप आरबीआई उठाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हेड काउंट अनुपात का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो देखिए, ये हेड काउंट का जो है ये पहला तो नहीं होगा। यह देश में बेरोजगार जनसंख्या की प्रतिशत है, ये नहीं है। दूसरा क्या दिया, यह राष्ट्रीय निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत है, ये बात सही है। तो दूसरा का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है भारत में कोविड सुरक्षा के संदर्भ में मिशन कोविड सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इनको बैंक जो था एनेडो वायरस वेक्टर वैक्सीन था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन था, ये भी सही है। तीसरा दिया है जायडस कैलिडा डीएनए आधारित वैक्सीन था, तीनों ही सही है तब, ठीक है। इसलिए हमारा विकल्प डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और एफपीआई में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। इसमें दिया किसी कंपनी की चुकता पूंजी के 10% से अधिक के विदेशी निवेश को एफडीआई कहा जाता है, तो यही तो सही है, ठीक है। 10% से अगर अधिक हो जाएगा तो उसको एफडीआई मान लिया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का तीसरे का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में लिखा गया है किसी उत्पादन के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उत्पादन की साधन लागत में जोड़ा जा सकता है? तो देखिए, उत्पादन की लागत में केवल आप इसे दूसरे को बस जोड़ सकते हैं। बस ये कर जो है ना, कुल कर को इसको आप नहीं जोड़ सकते, सब्सिडी को माइनस करते हैं, केवल कुल अप्रत्यक्ष कर को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो 6 का आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि इसका तात्पर्य बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दरों पर स्थापित वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता से है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है वर्तमान में भारत पूंजी खाते में मात्र आंशिक परिवर्तनीयता की अनुमति देता है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है तारापोर समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर बढ़ने की सिफारिश की थी। तो हाँ, ये भी बात सही है कि तारा जो समिति गठित की गई थी वो इसी के बारे में थी और उसने पूरी परिवर्तनीयता की बात कही थी। इसमें दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर की वृद्धि करने के कारण के परिणाम स्वरूप क्या होगा? अगर सीआरआर आप बढ़ा देंगे तो घरेलू, इसमें देखिए मुद्रास्फीति में वृद्धि की। दूसरा दिया है ब्याज दरों में वृद्धि।
तीसरा दिया है वस्तुओं की समग्र मांग में वृद्धि, और चौथा दिया है घरेलू बचत में कमी। हाँ, तो देखिए इसमें क्या होगा, ब्याज दरों में वृद्धि। अब देखिए ब्याज दरों में वृद्धि कैसे होता है, तो CRR जो होता है वो बैंकों को RBI के पास रखना होता है, आप लोगों को पता है। और जब RBI इसको बढ़ा देगा, तो RBI जब इसे बढ़ाएगा, तो अगर मान लीजिए आप 100 रुपया डाल रहे हैं, उसमें में से 20% पहले रख रहे थे, अब RBI ने बढ़ाकर उसे 25 कर दिया, तो इसमें ब्याज दरों में वृद्धि तो हो ही जाएगी। ठीक है, कोई भी अगर जो बैंक आपको लोन देगा अधिक ब्याज पर देगा, इसीलिए हमारा विकल्प नंबर बी होगा इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 से पहले क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ये लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और उसकी अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। तो ये फिलिप्स वक्र है भैया, इसको आप याद कर लीजिए, एक बार पूछा भी गया है इस टाइप की क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। तो भैया देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी है यह एक। आप प्रच्छन्न बेरोजगारी जान रहे होंगे। मान लीजिए आपको 1 बीघा आपके पास खेत है, और उस खेत में 2 आदमी कार्य अगर कर रहे हैं तब भी 10 किलो अनाज हो रहा है, और उसमें 3 आदमी कर रहे हैं तब भी 10 किलो अनाज हो रहा है। तो जो एक आदमी अधिक कर रहा है उसका मतलब कुछ तो निकलता नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, प्रतिबंधित तिरछी विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इस विनिमय दर प्रणाली में केंद्रीय बैंक विनिमय दर के संचलन को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत विदेशी मुद्राओं को क्रय और विक्रय के लिए हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, और दूसरा दिया है इसमें, इसे त्रुटि बहुल तिरछी प्रणाली भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि P नोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बात तो सही है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा दिया, इसे RBI की पंजीकृत विदेशी संस्था निवेशक यानी कि FII द्वारा किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में जारी किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये डेरिवेटिव लिखित कर और स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य होने के कारण P नोट्स को आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके पहले ये मकसद होता है, और साथ ही साथ यह जो होता है भारतीय प्रतिभूतियों के विरुद्ध विदेशी क्षेत्राधिकार के लिए जारी किया जाता है। तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, हमारा विकल्प हो जाएगा ए, 9 का ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें लिखा है, व्यक्तिगत प्रयोजन आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत आय से घटाया जाना चाहिए। तो देखिए, कर अदायगी को व्यक्ति आय में से घटा देंगे, गैर कर अदायगी को घटा देंगे। ये क्या दिया है, सरकार से परिवारों को दी गई अंतर अदायगी को, सरकार से परिवार को दी गई अंतरकरण अदायगी को, ये तो नहीं होगा ना। ठीक है, ये तो सरकार दे रहा है उसे अनुदान के रूप में या फिर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही है, इसलिए विकल्प नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, अपस्फीतक मुद्रास्फीति के स्तर में कमी है। ठीक है, तो गलत है यह। देखिए, अपस्फीतक जो होता है वो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एक साधारण गिरावट होती है, वस्तुओं की कीमतों में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, अपस्फीतक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य गिरावट है। ठीक है, तो अपस्फीतक जो होता है वह, देखिए इसमें दिया अपस्फीतक और
अवस्फीतक। तो अपस्फीतक जो होता है यही उल्टा करके लिख दिया है, ये वाला चीज़ यहाँ पे होना चाहिए था, ये वाला चीज़ यहाँ पर होना चाहिए था। अवस्फीतक जो होता है वो मुद्रास्फीति के स्तर में कमी होता है, और अपस्फीतक जो होता है वो होता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य गिरावट। तो उल्टा लिख दिया, इसलिए दोनों ही विकल्प हमारे गलत हो जाते हैं। आते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में बेरोजगारी की संबंधित आंकड़ों से विभिन्न स्रोत हैं। भारत की जनगणना के रिपोर्ट, ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट, ये भी सही है, और बेरोजगार कार्यालय के साथ पंजीकरण से प्राप्त आंकड़े, सब सही है भैया। तो हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, यह अर्थव्यवस्था में घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को दर्शाता है। तो ये तो सही है, सभी वस्तुओं एवं कीमतों को दर्शाता है। दूसरा दिया है, और सही पूछा भी है, दूसरा दिया है कि जीडीपी अवस्फीतकी की गणना वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत व्यय विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो आप लोगों को पता होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। इसको करता है कौन? करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मॉस्पी, ठीक है, शॉर्ट में उसको कहते हैं मॉस्पी। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उच्च शक्तिशाली मुद्रा यानी कि हाई पावर्ड मनी पद की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? पहला देखिए दिया, यह जनता की जमा राशि का वह हिस्सा है जिसका उपयोग बैंक उधार देने के लिए करता है, ये नहीं है भैया। दूसरा दिया, यह देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता है, ये सही लग रहा है, यही सही होगा भी, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको नीचे वाला, लेकिन यही सही है। यह देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता को दर्शाता, वही होता है हाई पावर्ड मनी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का दिया है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में डी मिनिमिस शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट दिया है, यह विशेष आहरण अधिकरण यानी कि एसडीआर की बात ये कर रहा है, ठीक है, वह न्यूनतम स्तर है जिसे आईएमएफ सदस्यों द्वारा बनाया जाता है, ये गलत है। दूसरा क्या दिया है, यह कृषि पर समझौते के तहत अनुमत सब्सिडी का समर्थन घरेलू समर्थन की न्यूनतम राशि होती है, ये सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों का दिया हुआ है, हाल ही में सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने अपनी रिपोर्ट से भारत के महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला के खराब प्रबंधन के बारे में चिंता व्यक्त की। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन खनिजों को भारत में महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है? ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि दिखाई दे नहीं रहा है लास्ट वाला विकल्प, ठीक है। तो हमारा इसका हो जाएगा, ये था कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सब ही आपको मैंने बहुत बार बताया है कि इस तरह के विकल्प में लगभग सब सही हो जाते हैं। कोबाल्ट, सीसम, नाइओमिनियम, लिथियम, निकिल, सब सही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ख़त्म ही है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा WTO के मोस्ट फेवरेट नेशन, इसका मतलब होता है कि सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन है, ठीक है। तो देखिए पहला दिया है, मोस्ट फेवरेट नेशन सिद्धांत वर्णित करता है कि विदेशी वस्तुओं के बाजार में प्रवेश करने के बाद आयात और स्थानीय वस्तुओं के उत्पादित वस्तुओं को समान माना जाना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा दिया है, हाँ, देशों को, देखिए यहाँ पर नेशन है ना, इसलिए देखिए देशों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी
व्यापार भागीदारों के साथ समान व्यवहार करना, ये सही है हमारा। देखिए ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मोस्ट फेवरेट नेशन वाले दर्जे के साथ मुक्त व्यापार समझौता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि होना ही चाहिए, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षेत्रों में ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, वाह व्यापार को सुगम बनाना, जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में सिक्के की आपूर्ति कराना। हाँ तो देखिए चारों ही विकल्प सही हैं। आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सिक्का दे दिया है। सिक्का केंद्र सरकार द्वारा ज़रूर जारी किया जाता है, ठीक है, लेकिन जो आपूर्ति कराने का काम करता है वो आरबीआई ही करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया, हाल ही में ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन कावेरी हाल ही में शुरू किया गया था, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये तो करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सूडान में जो मौजूदा संकट था उस कारण से नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चालू किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक ऑपरेशन गंगा चलाया था सरकार ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इसमें दिया है मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले गुणात्मक कारण हैं, ठीक है। पहला दिया है मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं, दूसरा दिया है नैतिक दबाव, तीसरा दिया है वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर की बात कर रहा है। तो आपका इस स्थिति में देखिए जो वैधानिक तरलता अनुपात है ना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाता है। ये जो एसएलआर होता है ये भारतीय रिजर्व बैंक केवल निर्धारित करता है, इसको अपने आप बैंक अपने ही खाते में रखता है, हालांकि उसे यूज नहीं कर सकता। तो इसको तो निकाल ही दीजिए, तो आपका 2 बच जाएगा, 1 और 2, तो हमारा विकल्प हो जाएगा बी, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, हाल ही में मॉस्को में युकाटन प्रायद्वीप के तट से दूर चेतुमल खाड़ी में विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया था। इस संदर्भ में ब्लू होल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ब्लू होल क्या है? ये दुनिया भर के तटीय कॉर्ड्स प्लेटफॉर्म पर पाए जाते हैं, ये बिल्कुल कथन हमारा सही है। दूसरा दिया है, ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण उत्तरवर्ती हिम युगों के दौरान हुआ जाता है। हाँ, ऐसे प्रेडिक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका हो जाएगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। दिया है ये देखिए, सरकार की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है, ये गलत है, ठीक है। इसमें देखिए टोटल व्यय जो होता है उसमें ये होता है, ये गलत दे दिया है। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कि राजकोषीय घाटा सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए जो राशि यूज करता है सरकार, अगर अधिक राशि यूज करेगा तो घाटा हो जाएगा, और जितना प्राप्त हो रहा है उससे अगर कम राशि यूज करेगा तो क्या कहते हैं, राजकोषीय अधिशेष हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता होगा। दूसरा दिया है चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा जिसमें से पिछले उधारी का ब्याज भुगतान घटा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, अगर चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे में से पिछला ब्याज को आप घटा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हम लोगों का यही मिल गया, दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इसका नेक्स्ट लेक्चर कल आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग 4 पार्ट में 7 नंबर वाला जो हम लोगों का टेस्ट हुआ था उसको भी पूरा कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जिसके पास विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज़ नहीं है वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।